So here I'm giving assignment 12102 solution, complete solution. So please refer to all the detailed solution over here and practice them. So the first question is 2 point charges plus 9e and plus e are kept at a distance a from each other. Okay. Where should we place a third charge q on the line joining the two charges so that it may be in equilibrium? अब इसने ये कहा कि यहाँ पे दो चार्जेस हैं, एक है +9e और एक है +e। ये लोग ए डिस्टेंस पे की दूरी पे आपस में रख दिए गए हैं। ठीक। अब अगर ए डिस्टेंस की दूरी पे रख दिए गए हैं, ये ए डिस्टेंस यहाँ पे हमने बना ली। ठीक है। फिर इसने कहा कि वेयर शुड वी प्लेस अ थर्ड चार्ज क्यू ऑन द लाइन बिटवीन द टू चार्जेस सो दैट इट मे बी इन इक्विलिब्रियम। नाउ मैंने ये बताया था नोट्स में, क्लास में, if we have two endpoint charges, if we have two endpoint charges of same sign, that means q1 greater than 0, q2 greater than 0, or q1 less than 0, q2 less than 0, then the location of third charge, then the location of third charge at which summation f is equals to 0 or summation e is equals to 0 will lie in middle zone, in middle zone, that is that is between the charges, that is between the charges. So you must keep this particular point in mind. अगर ये बात ध्यान रहेगी तो कम से कम हम ये तो समझ सकते हैं कि हमारा जो कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन तुम ढूंढ रहे हो तीसरे चार्ज क्यू को रखने के लिए, वो उसके बीच में कहीं ना कहीं होने वाली है। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे उसको कहा कि भाई ये +9e है, ये +e है, लेट सपोज क्यू यहाँ पे है। ठीक है। बिटवीन द चार्जेस एंड विल लाई नियर टू चार्ज ऑफ, near to charge of smaller magnitude, and will lie near to charge of smaller magnitude। ठीक। सो लेट सपोज कि ये दूरी तुम्हारे पास x है, तो ये दूरी तुम्हारे पास a माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है। x और a माइनस एक्स हो गई। अब इसने कहा सो दैट इट मे बी इन इक्विलिब्रियम, राइट। सो अगर ये बोलता है इट मे बी इन इक्विलिब्रियम, तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे ये जो ए वाला है, ये ए वाला इस सी वाले पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, दैट इज एफ सी ए। ये बी वाला सी वाले पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, दैट इज एफ सी बी। तो एफ सी ए और एफ सी बी तुम्हारे पास ये है। तो इन्होंने कहा कि समेशन एफ सी इज इक्वल्स टू एफ सी ए माइनस तुम्हारे पास एफ सी बी। ठीक। बट समेशन एफ सी जो है 0 दे रखा है, तो एफ सी ए माइनस एफ सी बी इज इक्वल्स टू 0, राइट। सो एफ सी ए इज इक्वल्स टू एफ सी बी। ठीक है। अब हम एफ सी ए लिख लेते हैं। तो एफ सी ए को हमने लिखा, तो हमने क्या लिखा, के तुम्हारे पास 9e इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, के तुम्हारे पास e इंटू क्यू अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। ये आ गया तुम्हारे पास आंसर। तो हमने कहा ठीक है, के ई क्यू कैंसिल कर दो, तो ये हो गया 9a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब ये हो गया क्या, हमारा 3a माइनस एक्स टोटल का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, 3a माइनस 3x माइनस एक्स। ठीक। और ये हो गया है 3a माइनस 3x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0, 3a माइनस 4x, और ये कितना हो गया 3a माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। ठीक। ये वैल्यू हो गई है 3a अपॉन 4 हो गई यहाँ पे x की वैल्यू, और यहाँ पे हो गई 3a अपॉन 2x की वैल्यू। अब ये आ रही है x इज इक्वल्स टू 0.75a
और ये आ रही है तुम्हारे पास 1.5 a। और ऐसा कैसे पॉसिबल है कि x की वैल्यू a से ज़्यादा हो जाए जबकि हमें चार्ज को मिडिल पे रखना था? इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। ओके, सो द आंसर वुड बी x की वैल्यू 3a/4, ठीक है, 3a/4 फ्रॉम फ्रॉम तुम्हारे पास a, एंड इट वुड बी एन a/4 फ्रॉम तुम्हारे पास जो है, so this would be the proper answer। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, now coming on to our next problem। so the next problem is 2 point electric charges of q and 2q are kept at a distance d apart from each other in air। दो चार्जेस हैं, ठीक है, एक तुम्हारे पास है q और एक है तुम्हारे पास 2q। इन दोनों को आपस में डी दूरी पे रखा गया है। ओके, a third charge q is to be kept along the same line in such a way that the net force acting on q and 2q is 0। इन्होंने कहा कि पता नहीं कहाँ रखना है, लेट्स सपोज यहाँ रखना है, ठीक है। तो ये दूरी भाई x हो गई और ये दूरी कितनी हो गई, d माइनस तुम्हारे पास x हो गई, ठीक। अब इस लोकेशन को हम लोगों ने a मान लिया, इसको हम लोगों ने जो है c मान लिया और इसको हम लोगों ने जो है b मान लिया है, ठीक है। अब इसने कहा कि स्मॉल क्यू स्मॉल 2q पे नेट फोर्स 0 गिवन है। ओके, तो ये क्या गिवन है, समेशन एफ ए जो है 0 गिवन है, समेशन एफ बी जो है 0 गिवन है, ठीक है। और समेशन एफ सी के बारे में एग्जैक्टली कुछ नहीं बताया गया, तो नॉट जीरो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। या फिर एक काम करो, आप इसको लिखो ही मत, ठीक है, समेशन एफ ए 0 और समेशन एफ बी 0 से सवाल को निकालो, ठीक है। अब अगर हम समेशन एफ ए की बात करें तो भाई ऐसा है कि हमें कैपिटल क्यू दे रखा है, तो हमने लिखा एफ ए सी और हमने इधर की तरफ लिखा तुम्हारे पास एफ ए बी। यहाँ पे हमने लिखा तुम्हारे पास क्या, एफ बी ए, और यहाँ पे हमने लिखा तुम्हारे पास क्या, एफ बी सी, एफ बी सी, राइट। अब देखिए, अब इसने कहा कि एट तुम्हारे पास ए की बात करूं तो समेशन एफ ए को लिखा है एफ ए सी प्लस तुम्हारे पास एफ ए बी। ओके, और ये वैल्यू क्या दे रखी है हम लोग को बताया गया है कि ये वैल्यू दे रखी है के तुम्हारे पास कितना, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के एफ ए बी की वैल्यू क्यू इंटू 2q अपॉन डी स्क्वायर, राइट। इसको टू 0 ये दे रखा है। एट बी की हम लोग बात कर लें, समेशन एफ बी इज इक्वल्स टू एफ बी ए प्लस तुम्हारे पास एफ बी सी, ठीक। एंड 0 इज इक्वल्स टू एफ बी ए की वैल्यू, तो एफ बी ए की वैल्यू के 2q इंटू क्यू अपॉन डी स्क्वायर प्लस एफ बी सी की वैल्यू के कैपिटल क्यू इंटू 2q अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं देखूं के क्यू इंटू 2q अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू है के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू के कैपिटल क्यू 2q अपॉन 2q के स्मॉल क्यू 2q अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू है के कैपिटल क्यू 2q अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू, ठीक। तो हमने क्या बताया, हमने कहा इक्वेशन नंबर 1 इसे मान लो सर, इक्वेशन नंबर 2 इसे मान लो और इनकी हेल्प से लिखो फ्रॉम तुम्हारे पास 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के कैपिटल क्यू 2q अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या करने का है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। के क्यू कैपिटल क्यू के क्यू कैपिटल क्यू, ये हो गया है डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो गया माइनस रूट 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक। ये हो गया है कि d माइनस एक्स प्लस तुम्हारे पास रूट 2x, ठीक। d माइनस एक्स माइनस ऑफ रूट 2x इज इक्वल्स टू 0। हमको निकालना था x की वैल्यू, तो ये हो गई है तुम्हारे पास x माइनस रूट 2x, ठीक है। ये प्लस चला गया होगा, माइनस चला गया होगा 0 रख के, और ये चला गया होगा x प्लस तुम्हारे पास रूट 2x। तो यहाँ पे d अपॉन 1 माइनस रूट 2 वैल्यू आ गई x की,
यहाँ पे d अपॉन 1 प्लस रूट 2 वैल्यू आ गई है तुम्हारे पास x की। ऐसे यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि जरा ध्यान से यहाँ पे देखा जाए अगर, ठीक है, तो ये वैल्यू तो तुम्हारे पास x की वैल्यू माइनस डी अपॉन रूट 2 माइनस 1 आ जा रही है, ठीक है, और ये वैल्यू तुम्हारे पास प्लस डी अपॉन रूट 2 तुम्हारे पास प्लस 1 जा रही है। अब इसके माइनस होने का एक्चुअली कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि इसके बीच में लाई करना था, तो आंसर एग्जैक्टली ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, ठीक। तो x इज इक्वल टू तुम्हारे पास ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट 2 माइनस 1 डी अपॉन, नीचे रैशनलाइज मारे होंगे हम लोग, रूट 2 प्लस 1 इंटू रूट 2 माइनस 1 किए होंगे, एंड x की वैल्यू कितनी आ गई है, रूट 2 माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आ गया होगा 2 माइनस 1, सो x इज इक्वल्स टू रूट 2 माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी, सो दिस वुड बी द आंसर। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना, ठीक है। तो कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ चार्ज q इन टर्म्स ऑफ q एंड d, सो दिस वुड बी द आंसर। ये तुम्हारे पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे रहेगा। सो नेक्स्ट तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ लाइन जॉइंग द टू चार्जेस, ठीक है। अब इसने कहा कि दो पर्टिकुलर चार्ज हैं, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं इस बार, ठीक है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, सो दैट द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ q इज इक्वल्स टू माइनस q/4। अब इसने कहा q को प्लेस किया गया सेंटर पे, मतलब यहाँ पे प्लेस किया गया है, और इसकी वैल्यू दे रखी है माइनस q/4, ठीक है। तो ये दूरी को हम मान लेते हैं a/2, और ये दूरी को हम मान ले रहे हैं a/2, क्योंकि सेंटर बोला है इसने, ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं, ठीक है। और हमको दिखाना है कि ऐसा है कि हमको यहाँ पे ये बात दिखानी है कि ये इक्विलिब्रियम पे होगा तीनों चार्जेस, अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो इसने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं। इसने कहा कि हम एक काम करते हैं, ये वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर हम q इक्वल्स टू माइनस q/4 निकाल लेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। तो इसने कहा कि ये a पॉइंट है, ये c पॉइंट है, और ये b पॉइंट है। तो हमें हमको ये बताया गया ऑल द थ्री चार्जेस इन इक्विलिब्रियम, मतलब समेशन fa भी 0, ठीक, समेशन fb भी 0, ठीक, और समेशन fc भी 0, ठीक। अब हम क्या करते हैं, जब भी हमको मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो हम एंड पॉइंट चार्जेस पे नेट फोर्स को 0 करके दिखा लेते हैं। तो हमने कहा कि फॉर ए की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ए पे तुम्हारे पास ये आएगा FAB, और ए पे ही तुम्हारे पास आएगा ये तुम्हारे पास FAC, क्योंकि हम जब निकाल रहे होते हैं तो स्मॉल क्यू को पॉजिटिव मान के चलेंगे, है ना। तो इसने कहा कि अज्यूमिंग, ठीक है, अज्यूमिंग तुम्हारे पास स्मॉल क्यू टू बी पॉजिटिव, स्मॉल क्यू को अगर हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं उस हिसाब से हम निकाल लेंगे, फिर क्वेश्चन अपने आप निकाल करके हमको बताएगा कि एग्जैक्टली क्या सही आंसर है, नहीं है, ठीक। तो हमने कहा समेशन FA इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास कितना, ये तुम्हारे पास FAB और FAC के कैपिटल Q अपॉन A का स्क्वायर, FAC की वैल्यू के कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो ये 0 तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो माइनस के कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू के कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a स्क्वायर इंटू 4, राइट। सॉल्व किया हमने, के क्यू कैंसिल, a स्क्वायर कैंसिल, सो माइनस q अपॉन 4 इज इक्वल्स टू स्मॉल q, ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। और इसने कहा था यही आपको प्रूव करना था कि अगर तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम पे है तो स्मॉल क्यू की वैल्यू माइनस q/4 होगी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टू स्मॉल स्पेयर्स ईच हैविंग मास स्मॉल m किलोग्राम, ईच हैविंग मास स्मॉल m किलोग्राम, यहाँ पे ले आते हैं इसको, ठीक है। और इस तरीके से हमने यहाँ से उसको डायग्राम बनाया, ठीक, इस पार्ट को हमने यहाँ से हटा दिया, और एक हमने यहाँ पे स्क्वायर बनाया, एक स्क्वायर हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक। ईच हैविंग मास m kg and charge q coulomb are suspended from a point by insulating threads each l मीटर लॉन्ग, ठीक है, ये भी L है, ये भी L है, but of negligible mass if theta, this one is theta, if theta is the angle each thread makes with the vertical when equilibrium has been attained, show that this particular expression। यार ये बहुत सिंपल सा सवाल है, देखो जितने भी स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन है ना, ये बहुत सिंपल तरीके से हो जाएंगे आपसे, ठीक। ये तुम्हारे पास लेट्स सपोज ये हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली है,
ठीक है, और ये हमने यहाँ पे एक ऐसे ड्रॉ कर लिया। हमने कहा कि ये एंगल तुम्हारे पास थीटा, ये एंगल तुम्हारे पास थीटा है, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया, मैंने कहा एक हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ही ले रहे हैं ऐसे, ठीक है, और एक लाइन हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर ले रहे हैं इस तरीके से, देख लीजिए जरा ये, ठीक है। अब इसने कहा कि सर ऐसा है कि ये जो तुम्हारे पास लाइन है, ठीक है, ये है तुम्हारे पास टी, ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारे पास टी कॉस थीटा, ओके, क्योंकि ये वाला एंगल भी थीटा आएगा है। और ये हो गया है तुम्हारे पास क्या, ये हो गया है तुम्हारे पास टी साइन थीटा, राइट। ये हो गया है तुम्हारे पास एम जी, और ये हो गया है तुम्हारे पास, इसको बी पॉइंट माना, तो ये हो गया तुम्हारे पास एफ बी ए कौन है, ए ये वाला चार्ज है ना। तो इसने कहा दोनों का मास कितना था, एम था, और चार्ज कितना, क्यू, राइट। और दोनों का मास कितना, एम, और चार्ज कितना, क्यू, ठीक है। ये यहाँ पे तुम्हारे पास दे रखा था। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने क्या बताया, हमने कहा कि ये दूरी कितनी है, लेट्स सपोज ये दूरी को हमने फॉर द टाइम बीइंग हमने ये दूरी को हमने x मान लिया, ठीक है। ये पूरी दूरी को x मान लिया, तो ये दूरी हो गई x/2, और ये दूरी भी तुम्हारे पास हो गई कितनी, x/2, ठीक। ऐसा हमने यहाँ पे इसको माना। अब जरा बात को समझिएगा आप। अब इसने कहा कि मैं इस पे समेशन एफ ए इज इक्वल्स टू एम इंटू ए एक्स लिखना चाहूँगा। ये हो गया तुम्हारे पास, सॉरी, समेशन तुम्हारे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू एम इंटू ए एक्स लिखना चाहूँगा। इक्विलिब्रियम पे है इसलिए जीरो किया, ठीक है। और समेशन तुम्हारे पास एफ वाई इज इक्वल्स टू एम इंटू ए वाई लिखना चाहूँगा, इक्विलिब्रियम पे है इसलिए इसको भी जीरो कर दिया। अब समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू एम ए एक्स है, बात समझिएगा। तो इन्होंने कहा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लगने वाला एफ बी ए, हाँ, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लगने वाला टी साइन थीटा, राइट। सो हमने लिखा प्लस ऑफ एफ बी ए माइनस ऑफ टी ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। तो एफ बी ए इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ये हो गया टी साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे लिखा हमने प्लस टी कॉस थीटा माइनस ऑफ एम जी इक्वल्स टू जीरो। तो टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास हो गया कितना, एम जी, राइट। ये हो गया है टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एफ बी ए अपॉन तुम्हारे पास एम जी। ये टी से टी कैंसिल हुआ, तो ये हो गया टेन थीटा इज इक्वल्स टू एफ बी ए अपॉन तुम्हारे पास एम जी। ये पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे आई है, बात को समझिएगा जरा। सो ये टेन थीटा की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। तो हमने कहा कि टेन थीटा इंटू तुम्हारे पास एम जी इक्वल्स टू एफ बी ए की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और क्यू स्क्वायर, और इन दोनों के बीच की दूरी x थी, x/2 में तोड़ रखा है, एक्स स्क्वायर कर लिया हमने, ठीक। हमसे एग्जैक्टली क्या पूछा गया है, हमसे एग्जैक्टली पूछा गया है कि आप ये निकाल के बताएं कि ये एक्सप्रेशन कैसे रहेगा। तो हमने कहा कि ठीक है, ये एक्सप्रेशन कैसे रहेगा हम हमें बता देते हैं। तो इसने कहा कि क्यू स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर टेन थीटा, और तुम्हारे पास एम जी, ये पर्टिकुलर मैं लिख पाया। अब इसने कहा कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टेन थीटा एम जी तो कॉमन आ चुका है, पर ये 4 L² साइन स्क्वायर थीटा एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे देखो, इसको मान लो थोड़ी देर के लिए क्या नाम है, एम, ठीक है, और इसको मान लो एन, ठीक है। अब इसने कहा कि यहाँ पे लिखो कि इन ट्राइंगल एम एन बी, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज एन बी अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज बी एम, राइट। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन बी की वैल्यू कितना, x/2, और बी एम की वैल्यू कितना, l। तो इन्होंने कहा कि L साइन थीटा और 2 भी साथ में ले जाओ, और ये हो गई x की वैल्यू, ठीक। पुट कर लो अब जा करके। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x की जगह पे 2L साइन थीटा, ठीक, इसका होल स्क्वायर, ये हो गया है टेन थीटा, ये हो गया है एम जी। सो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4L² साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। और ये तुम्हारे पास टेन थीटा, और ये तुम्हारे पास एम जी। इस तरीके से ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल, इसने कहा कि दो आइडेंटिकल सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, यहाँ पे
ये रहे दो आइडेंटिकल सिंपल पेंडुलम, ठीक, यहाँ पे इस तरीके से ले रखा है। फिर इसने कहा कि ए एंड बी आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, द बॉब्स आर गिवन पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, बॉब्स आर गिवन पॉजिटिव चार्जेस, वेल ए हैविंग मोर चार्ज देन बी। ओके, तो ये मैंने क्यू ए कह लिया, ये क्यू बी कह लिया, और इसने हमसे कहा है कि क्यू ए का जो मैग्नीट्यूड है वो क्यू बी के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है। हमने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा वन एंड थीटा टू, ठीक है, दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा वन एंड थीटा टू, ठीक है, सो दे आर मेकिंग एंगल ऑफ थीटा वन एंड तुम्हारे पास थीटा टू। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, कौन सा करेक्ट होगा, थीटा वन थीटा टू से ज़्यादा है या थीटा वन थीटा टू से कम है ना। तो यार सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे बात कहूँ कि ये जो ए पे जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगेगा तुम्हारे पास एफ ए बी, ओके, और जो बी पे जो फोर्स लगेगा भाई वो लगेगा एफ बी ए। अब अगर जो ए पे फोर्स लगेगा वो होगा एफ ए बी, यदि मैं इसके बीच की दूरी को x माना हूँ तो मैं लिख सकता हूँ क्यू बी अपॉन तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर, एंड सिमिलरली आई कैन राइट ये तुम्हारे पास क्यू बी अपॉन तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर, है ना। अब अगर एफ बी ए का मैग्नीट्यूड बराबर है, अब अगर एफ ए बी और एफ बी ए का मैग्नीट्यूड बराबर है तो वो दोनों वर्टिकल से सेम ही एंगल तो टिल्ट होंगे ना, अलग अलग एंगल तो टिल्ट होंगे नहीं। भले क्यू1 का क्यू ए और क्यू बी का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, बट उनके प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड तो बराबर है ना, चाहे एफ ए बी में देख लो चाहे एफ बी ए में देख लो। तो उस हिसाब से थीटा वन को थीटा टू के बराबर होना पड़ेगा, ना तो ज्यादा होगा और ना ही कम होगा। तो इसलिए इसका आंसर बनेगा क्या, इसलिए इसका आंसर बनेगा सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर इन एयर एक्सपीरियंस अ सर्टेन फोर्स, राइट। सो ओके, तो ये तुम्हारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, लेट्स सपोज Q1 है Q2 है, और इन दोनों के बीच की r डिस्टेंस है। इन एयर दे एक्सपीरियंस अ सर्टेन फोर्स, लेट्स सपोज एयर में तुम्हारे पास K Q1 Q2 अपॉन तुम्हारे पास आर स्क्वायर। ओके, इतना वो फोर्स एक्सपीरियंस किए, उन्होंने कहा ठीक है किए भाई, आगे। अब इसने कहा कि द डिस्टेंस एट विच दे विल एक्सपीरियंस द सेम फोर्स इन अ मीडियम, ठीक है, सो व्हेन इमर्स्ड इन अ मीडियम, इन्होंने कहा कि व्हेन इमर्स्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा एफ डैश इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर डैश का स्क्वायर, ठीक है, इन्होंने डिस्टेंस पूछी ना, इन्होंने पूछा डिस्टेंस आर डैश का स्क्वायर इंटू वन अपॉन के। तो इन्होंने कहा सेम फोर्स, इसका मतलब है कि एफ डैश को एफ के बराबर एफ एयर के बराबर करने का है। तो के Q1 Q2 अपॉन आर डैश का स्क्वायर इंटू कैपिटल के के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। के Q1 Q2 कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर डैश का स्क्वायर इंटू कैपिटल के, आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल के इक्वल्स टू आर डैश का स्क्वायर। सो आर डैश की वैल्यू आर अपॉन अंडर रूट ऑफ कैपिटल के। ओके, सो आंसर वुड बी, आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा सी। ये बहुत छोटे छोटे सवाल हैं जो कि आपके गलत होने का कोई मतलब नहीं बनता, आपके कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक, चलिए। Now the force of attraction between the 2 point charges Q1 and Q2, ये तुम्हारे पास एक Q1 है कोई, ये तुम्हारे पास Q2 है, और इनके बीच की d दूरी है, ठीक है, और ये फोर्स F दे रखा है, तो K Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। What distance apart should they kept in the same medium, ठीक है, so that the force between them becomes F/3। Now in which medium they are, we are not aware, ठीक है, तो लेट्स सपोज वी आर कंसीडरिंग दैट दे आर इन द एयर मीडियम, दैट्स इट। ठीक, अब ये कह रहा है कि बताओ क्या डिस्टेंस रखा जाए इन दोनों को उसी मीडियम में, ताकि अब जो फोर्स है वो F/3 हो जाए। तो हमने कहा ठीक है Q1 और Q2, और हमने कोई जो है इनकी अब d डैश दूरी मान ली, तो F डैश इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन d डैश का स्क्वायर, ठीक है, ये हमने कहा। और हमको ये पता है कि एफ डैश जो है उसको F/3 हो जाना है, ठीक, तो के Q1 Q2 अपॉन d डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू के
Q1 Q2 के Q1 Q2, ठीक है, के Q1 Q2 अपॉन दिस F/3 है, ठीक है, तो डी स्क्वायर इंटू 1/3, राइट। तो के Q1 Q2 की वैल्यू हो गई, तो डी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 3D स्क्वायर, तो डी डैश की वैल्यू कितना, √3D, ये पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे रहेगा। तो द आंसर वुड बी, आंसर इज डी। ये सब बहुत सिंपल से सवाल है, आपके एग्जाम में जो इजीएस्ट क्वेश्चंस होंगे ना, वो ऐसा बनेगा। अगला सवाल, अब देखिए जरा, टू सिमिलर स्क्वायर्स हैविंग प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस, राइट। दो सिमिलर स्क्वायर्स हैं, एक प्लस क्यू वन और एक तुम्हारे पास प्लस क्यू एंड तुम्हारे पास माइनस क्यू चार्जेस आर केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, दे आर केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है, दे आर केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, डी दूरी पर रखिए। द फोर्स एक्ट बिटवीन टू इफ एफ, if in the middle of the two squares another similar square having charge plus q is kept, okay. So let us consider that this particular location is A and this is B, and इसने कहा if in the middle of the two square, that means यहाँ पे C पोजीशन पे, यहाँ पे एक प्लस Q को रखा गया है, ये दूरी फिर हमने क्या कर ली, D/2 कर ली, और ये दूरी फिर हमने क्या कर ली, D/2 कर ली। अब ये पूछ रहा है कि पहले तो इनिशियली इन दोनों के बीच में F दे रखा था, ठीक है, इनिशियली जो फोर्स लग रहा था इनके बीच में वो के क्यू इंटू क्यू अपॉन डी स्क्वायर था, ये दे रखा था। अब ये प्लस क्यू आ गया है, देन इट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इन मैग्नीट्यूड, कौन सा, सी वाला। तो इसने कहा कि सी पे जो है एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा एफ सी ए, और सी पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा एफ सी बी, राइट। तो एट तुम्हारे पास सी समेशन एफ सी इज इक्वल्स टू एफ सी ए प्लस तुम्हारे पास एफ सी बी, सो के तुम्हारे पास q इंटू क्यू अपॉन D/2 का होल स्क्वायर, के q इंटू क्यू अपॉन D/2 का होल स्क्वायर, ओके। So this will become 4kq square upon d square, 4kq square upon d square. This will become 8kq square upon d square. और इसकी वैल्यू भी क्या थी, 8kq square upon d square. Now this particular f is kq square upon d square and kq is 8kq square upon d square. So summation fc is become 8 times of f, okay. और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी दोनों की डायरेक्शन b की तरफ है, और बी की तरफ कौन है, माइनस क्यू चार्ज है, तो होगा क्या, टूवर्ड्स टूवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज, ओके, टूवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज। तो आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा सी, सी वुड बी दी आंसर, ठीक। ना नेक्स्ट, नाउ दिस वन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली सवाल को कैसे करना है, थ्योरेटिकली वो करें बात अलग है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत प्रॉपर तरीके से कराता हूँ, इसको आप अडॉप्ट कर लीजिएगा इस प्रॉपर तरीके को, बाकी आपके जिसने भी जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है उससे पूछ लीजिएगा। So the point charge is plus 4q minus q and the plus 4q are kept on the x-axis at the point x, 0, ठीक है। ये रहा तुम्हारे पास x is equals to a, ये रहा तुम्हारे पास x is equals to 2a, और ये रहा तुम्हारे पास x is equals to 0, ठीक। ये हो गया है तुम्हारे पास प्लस 4q, ये हो गया है तुम्हारे पास माइनस q, एंड ये हो गया है प्लस 4q, राइट। और आर केप्ट ऑन दिस, देन बताओ इसमें से कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है। अच्छा, अब एक बात जरा ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैं दो बार एग्जैक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। एक ए लिखा मैंने, इसको इसको मैंने यहाँ पे लिखा सी लिखा, और इसको मैंने यहाँ पे लिखा बी लिखा, राइट, ए सी बी मैंने लिखा। अब यार ए और बी तो एक ही चीज है ना, मतलब अगर देखा जाए तो ए इधर वाला है बी इधर वाला है, तो एक काम करेंगे, ए और बी में से किसी एक को चेक कर लेंगे और सी को चेक कर लेंगे और काम हो जाएगा अपना। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हमने स्टेबिलिटी, सबसे पहले हमने स्टेबिलिटी ऑफ जो है माइनस क्यू चेक करना चाहिए, ठीक है। स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी, उसने कहा कि स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी हमने माइनस क्यू की चेक करना चाहिए कि भाई क्या है, कैसे चेक करेंगे। तो इन्होंने कहा कि देखो ऐसे बना लो पहले तो, ठीक है, ताकि हमें करने में आसानी रहे, समझने में आसानी रहे हमारे लिए। तो ये ए है, ये बी है, ओके,
और ये तुम्हारे पास C है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस 4Q है, ये तुम्हारे पास प्लस 4Q है। ठीक, नाउ try to understand how to solve this particular problem. This is a very good problem. ठीक है, ये तुम्हारे पास a दूरी दे रखी है और ये दूरी भी तुम्हारे पास a दे रखी है। ओके, अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इनिशियली फोर्सेस निकालूंगा। ठीक है ना। इनिशियली मैं फोर्सेस यहाँ पे निकालूंगा। इसमें कहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मुद्दा ये है कि एट पॉइंट सी पे ये चार्ज अभी इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं है। बिल्कुल है। अगर देखा जाए, ए वाला इस पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, है ना, एफ सी ए लगाएगा। बी वाला इस पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, एफ सी बी लगाएगा। अगर मैं एफ सी ए का मैग्नीट्यूड लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, के 4Q इंटू क्यू अपॉन तुम्हारे पास ए स्क्वायर। और अगर मैं एफ सी बी लिखता हूँ तो वो भी कितना आएगा, के 4Q इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब अगर देखूं तो आगे की तरफ लगने वाला फोर्स और पीछे की तरफ लगने वाला फोर्स बराबर है, मतलब दोनों बराबर फोर्स, नेट फोर्स जीरो कर रहे हैं। ये इक्विलिब्रियम पे है ना। ये इक्विलिब्रियम पे है, स्टेबल अनस्टेबल की बात अभी नहीं हुई है। अब इसने कहा स्टेबल अनस्टेबल की बात कैसे होगी, वो तो डिस्टर्बेंस के बाद होगी। तो इन्होंने कहा कि डिस्टर्बिंग दी इन्होंने कहा डिस्टर्बिंग दी चार्ज एट सी, ठीक है, टूवर्ड्स राइट टूवर्ड्स राइट बाय डेल्टा एक्स अमाउंट। ठीक है, डेल्टा एक्स अमाउंट से डिस्टर्ब किया जाए। अब जब डेल्टा एक्स अमाउंट से डिस्टर्ब कर दोगे तो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि मैं कहीं यहाँ पे ले आऊँगा सी को। ठीक है, और ये दूरी जो है डेल्टा एक्स अमाउंट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे पुट करूँगा। इसने कहा ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जरा इसके लिए डायग्राम फटाक से बना ले रहे हैं ताकि हमें आसान रहे समझने में। ठीक, अब जरा समझिएगा, ये सी, ठीक है, ये पुरानी पोजीशन, ये नई पोजीशन है। मैं पुरानी पोजीशन छोड़ने के लिए नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैं नई पोजीशन बनाए दे रहा हूँ। तो अब नई पोजीशन के लिए ये दूरी कितनी हो गई, ए प्लस तुम्हारे पास कितना हो गया, डेल्टा एक्स, और इसे क्या बोल दूंगा मैं, ए माइनस तुम्हारे पास कितना, डेल्टा एक्स, राइट। ये हो गया है 4Q, ये हो गया है 4Q। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि भाई ये जो है मैं बोलूंगा, आप इसे सी डैश कह लीजिए। ठीक है, आप इसे सी डैश कह लीजिए, बेहतर रहेगा, एफ सी डैश कह लीजिए। हाँ, ये हो गया है एफ सी डैश तुम्हारे पास ए इधर की तरफ, और ये हो गया है एफ सी डैश बी तुम्हारे पास जो है इधर की तरफ, राइट ना। अब आप इसको कैसे समझोगे, इसे कहेगा कि एफ सी डैश ए की वैल्यू लिखूंगा के 4Q इंटू क्यू अपॉन, ये हो जाएगा ए प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। एफ सी डैश बी की मैं बात करूंगा के 4Q इंटू क्यू अपॉन ए माइनस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये क्या थे, ये दोनों तो एफ सी ए इज टू तुम्हारे पास एफ सी बी थे। लेट सपोज इनकी वैल्यू 10 इज टू 10 थी फॉर द टाइम बी, राइट। अब अगर मैं एफ सी डैश ए को एफ सी ए से कंपेयर करूं तो एफ सी डैश ए के डिनोमिनेटर में ए प्लस डेल्टा एक्स है, और एफ सी ए के डिनोमिनेटर में ए है, मतलब ए प्लस डेल्टा एक्स तो ए से ज़्यादा होता है। इसका मतलब एफ सी डैश ए जो है वो एफ सी ए से कम हो गया। हमने कहा हाँ, ठीक। सिमिलरली एफ सी डैश बी को देखो, उसमें ए माइनस डेल्टा एक्स है डिनोमिनेटर में, मतलब वो ज़्यादा हो गया, किससे, एफ सी बी से ज़्यादा हो गया। ठीक, अब इसने क्या बोला, इसने कहा अगर एफ सी डैश ए एफ सी ए से कम है, लेट्स सपोज 8 10 से कम है, और ये 12 तुम्हारे पास 10 से ज़्यादा है, तो इससे ये प्रूव होता है कि एफ सी डैश बी जो है वो एफ सी डैश ए से ज़्यादा होगा। अगर एफ सी डैश बी एफ सी डैश ए से ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट एट पॉइंट सी डैश एफ सी डैश बी जो है वो एफ सी डैश ए के बराबर नहीं है ना। इसका मतलब ये हो गया कि नेट फोर्स जीरो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम डिस्टर्ब करेंगे तो कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। अब या तो ये होना चाहिए था कि हम डिस्टर्ब करेंगे वो वापस आ जाता अपनी सी पोजीशन पे, या तो ऐसा होता कि वो चला जाएगा। अब इसने कहा एट पॉइंट सी डैश एफ सी डैश भी अगर एफ सी डैश ए के बराबर नहीं है, सो नेट फोर्स दैट इज समेशन एफ सी डैश पे आएगा एफ सी डैश बी माइनस तुम्हारे पास एफ सी डैश ए, ये आएगा, और ये आएगा टूवर्ड्स टूवर्ड्स तुम्हारे पास बी आएगा। हेंस इफ वी डिस्टर्ब हेंस इफ वी डिस्टर्ब अगर हम डिस्टर्ब करेंगे माइनस क्यू को सी से सी डैश पे,
इट विल मूव अवे, राइट, इट विल मूव अवे, वो चल देगा, ठीक है, चल देगा, तो वो कहलाएगा क्या, वो कहलाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हमने अभी एक भाग सॉल्व किया जिसमें मैंने माइनस क्यू की स्टेबिलिटी को और अनस्टेबिलिटी को चेक करवा के दिखाया, तो मुझे ये पता लगा कि भाई ये तो अनस्टेबल पे होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी खत्म हो जाता है तुरंत, ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए भी तुरंत तुम्हारे पास खत्म हो जाता है कि उसने इसके बारे में स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बोला, राइट। अब इसने कहा नो, नन ऑफ द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम जरा 4Q के बारे में भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि 4Q का क्या कहना है। इसने कहा कि ठीक है, इसके बारे में चेक कर लेते हैं। तो इसने कहा कि स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी ऑफ, स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी ऑफ तुम्हारे पास 4Q चार्ज के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें क्या 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 कंडीशन रहेंगी, इसमें कैसे सॉल्व करना होगा। यदि मैंने इसको बनाया, ये रहा 4Q, ये रहा -Q, ये रहा 4Q, राइट। अब मैं इसको डिस्टर्ब करूंगा, ठीक, ये तुम्हारे पास ए है, ये सी है, ये तुम्हारे पास बी है। इसने कहा कि इनिशियली देखते हैं जरा, ठीक है, इनिशियली हम देखते हैं जरा। तो इनिशियली जब हमने देखा तो ए ने बी की तरफ देखा, तो ये लग गया FBA ऐसे, ठीक है, और ये लग गया तुम्हारे पास FB, तुम्हारे पास FBA ऐसे और FBC ऐसे। तो FBA को जब हमने देखा तो वो आ गया के 4Q इंटू तुम्हारे पास कितना, 4Q अपॉन तुम्हारे पास कितना, दूरी कितनी मान रखे थे हम लोग, ए मान के रखे थे, ये हो गई ए स्क्वायर, राइट। और हमने एफ बी सी निकाला, के इंटू 4Q इंटू क्यू अपॉन ये दूरी कितनी, ये दूरी a/2, ठीक है, और a/2 या फिर ए और ए तुम्हारे पास दूरी, हाँ ठीक है, तो वी कैन से इट एज ए दूरी, ये ए दूरी है। तो ये तुम्हारे पास जो है, ये तुम्हारे पास जो है 2a का होल स्क्वायर लिखना चाहिए मेरे को, और 4Q और Q के बीच में तुम्हारे पास a की दूरी है, राइट। तो ये हमने निकाला। तो हमने कहा के 4Q, Q और 2a का होल स्क्वायर, के इंटू 16Q अपॉन 4a स्क्वायर एंड के इंटू 4Q अपॉन a स्क्वायर। यहाँ पे के इंटू तुम्हारे पास जो है 4Q स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास जो है ए स्क्वायर। इसका मतलब ये इनिशियली तो इक्विलिब्रियम पे था, ठीक है ना, इनिशियली तो ये इक्विलिब्रियम पे था, 100% ये इक्विलिब्रियम पे था, FBA FBC के बराबर था। अब हम क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। अब हम डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्ब दी 4Q एट B, ठीक है, टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स राइट बाय डेल्टा एक्स टू बी डैश, राइट। हम किसी नई पोजीशन पे लेकर के गए, अब देखना जरा अब क्या होता है। तो इसने क्या बताया, इसने कहा कि ये तुम्हारे पास 4Q है, ये तुम्हारे पास -Q है, ठीक, ये तुम्हारे पास बी पोजीशन है, ये तुम्हारे पास बी डैश पोजीशन है, राइट, 4Q एंड 4Q, राइट। तो अब हमने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी दूरी ए दे रखी थी, ये भी दूरी ए दे रखी थी, अब देखते हैं भाई ये दूरी कितनी हो गई है। तो इन्होंने कहा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, दिस वुड बी कॉल्ड एज 2a प्लस तुम्हारे पास डेल्टा एक्स, ठीक है, एंड एंड यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है, एंड दिस वुड बी कॉल्ड a प्लस तुम्हारे पास डेल्टा एक्स, राइट, बिकॉज ये दूरी कितनी है, ये दूरी डेल्टा एक्स है, ठीक। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आता है यहाँ पे। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो एट दिस पॉइंट आई वुड से इट वुड बी एफ बी ए, एंड एट दिस पॉइंट इट वुड बी एन एफ बी सी, ये तुम्हारे पास एफ बी सी है, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसे हम बी डैश बोलते हैं, एफ बी डैश और एफ बी डैश सी, ठीक है, और एफ बी ए एफ बी सी के बारे में ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। सो लेट अस फाइंड आउट, तो एफ बी डैश सी के अगर बारे में हम लिखें तो आई वुड राइट के 4Q इंटू क्यू अपॉन ए प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, एंड इफ वी राइट अपॉन अबाउट एफ बी डैश ए इट वुड बी के 4Q इंटू क्यू इंटू 4Q, ठीक है, अपॉन 2a प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, ओके।
अब हमने ये बात लिखी है। अब यार पिछली बार तो माइनस माइनस था, तब तो बड़े आराम से हम निकाल लिए थे, है ना। अब इस बार एग्जैक्टली हम कैसे मतलब यहाँ पे इसको निकालेंगे, क्या हम एग्जैक्टली करेंगे, ठीक है। अब हम आपको यहाँ पे समझाते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे कैसे करोगे। जरा देखना यहाँ पे, ये लिखा हुआ है के तुम्हारे पास 4q², ठीक है, अपॉन ए प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा हुआ है के तुम्हारे पास जो है के तुम्हारे पास 4q² इंटू 4 अपॉन ये लिखा हुआ है 2a प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, बड़े आराम से आप देखो कि अगर आप एफ बी सी की तरफ देखो तो लिखा हुआ है के 4q² अपॉन तुम्हारे पास ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारे पास ऐसा, लेट सपोज कि डेल्टा एक्स को थोड़ी देर के लिए डेल्टा एक्स को मान लो कि डेल्टा एक्स लेट सपोज क्या नाम है ए बाय 3 अमाउंट तुम्हारे पास गया होगा, या हाँ ए बाय 3 अमाउंट मैंने खिसकाया होगा, ठीक है, अपने समझने के लिए। तो हमने कहा ठीक है। अब अगर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लेट लेट फॉर सॉल्विंग पर्पस लेट डेल्टा एक्स इक्वल्स टू ए बाय 3। अगर डेल्टा एक्स ए बाय 3 रहा होगा तो एफ बी डैश सी क्या हो गया होगा, के 4q², ठीक है, अपॉन ए प्लस तुम्हारे पास ए बाय 3 का होल स्क्वायर, के 4q² अपॉन ए प्लस ए बाय 3 मतलब 4a/3 है ना, 4a/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया होगा, ये आ गया होगा 9/16 k² अपॉन ए स्क्वायर, ऐसे आ गया होगा, ठीक। सिमिलर तरीके से अगर हम एफ बी डैश ए को देखें तो यार के 4q² इंटू 4 अपॉन 2a प्लस तुम्हारे पास a/3 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया, के 4q² इंटू 4 अपॉन 3 to the 6, 6 plus 1 7, 7a/3 का तुम्हारे पास होल स्क्वायर, राइट। अब अगर हम इसकी बात करें तो के 4q², ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 इंटू 4, राइट, और 7 का स्क्वायर कितना 49, ठीक है। तो ए स्क्वायर और ये हो गया तुम्हारे पास 49। तो हमने कहा कि के 4q² अपॉन ए स्क्वायर और ये हो गया 36/49, ये पर्टिकुलर वैल्यू आ गई। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब हमने कहा कि यार अपन लोग को सिर्फ इतना जानने का है कि एफ बी डैश ए और एफ बी डैश सी में बड़ा कौन है, ये पता लग जाए और हम ये बात निकाल ले जाएंगे कि भाई कौन स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है। अब बात ध्यान से सुनना कि ये एफ बी ए और एफ बी सी इनिशियली बराबर था, तो इनकी वैल्यू तो 10:10 थी, ठीक है। अब मुझे किसको किसको कंपेयर करना पड़ेगा, मुझे कंपेयर करना पड़ेगा एफ बी डैश सी, है ना, और एफ बी सी को। अगर मैं एफ बी डैश सी और को देखूं तो एफ बी डैश सी लिखा हुआ है के तुम्हारे पास जो है कहाँ गया, ये तुम्हारे पास आया होगा यहाँ पे, ये के 4q², ये 4a/3, 3 9/16, यहाँ पे 4 जरूर रहा होगा, यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या 4, तुम्हारे पास k⁻², ये आया है k 4q² अपॉन ए स्क्वायर इंटू 9/16, ठीक है। और अगर एफ बी सी की वैल्यू लिखूं तो ये आया है k 4q² अपॉन तुम्हारे पास ए स्क्वायर, ठीक। अब ये बात तो तय है, ये बात तो साफ साफ तय है कि एफ बी डैश सी जो है वो एफ बी सी से कम है, 100% ये बात तय है, ठीक है। 100% ये बात है क्योंकि यहाँ पे 9/16 आया जो कि 1 से कम होता है, तो ये इससे कम हो गया। अगर मैं एफ बी डैश ए की बात करूं जो कि लिखा हुआ है के 4q² अपॉन ए स्क्वायर इंटू 36/49 है, और अगर हम एफ बी ए की बात करें, एफ बी ए की बात करें तो एफ बी ए हमारे पास लिखा हुआ है, एफ बी ए हमारे पास लिखा हुआ है के 4q² अपॉन ए स्क्वायर। 100% यहाँ से ये प्रूव होता है कि एफ बी डैश ए जो है वो एफ बी ए से कम है, ठीक। अब ये तो प्रूव हो गया कि आप लोग इनसे और इनसे तो कम है, पर आप दोनों का आपस में क्या, आप दोनों में आपस में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है। ये अब अपने को निकालने का है, ढूंढने का, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे 9/16 को सॉल्व करें, जरा ध्यान से सुनना, अगर हम लोग यहाँ पे 9/16 को सॉल्व करें तो क्या आएगा, अगर हम लोग यहाँ पे 9/16 को डिवाइड करें तो ये वैल्यू आती है तुम्हारे पास कितना, ये आ जाएगा के 4q² अपॉन ए स्क्वायर इंटू 0.5625, राइट, ये वैल्यू आई।
और अगर हम इसको सॉल्व करें 36 डिवाइड बाय 49 करें, सो दिस विल बिकम के 4q² अपॉन ए स्क्वायर इंटू कितना वैल्यू 0.73, हमारे पास कितना 46। तो साफ साफ यहाँ पे क्लियर होता है कि एफ बी डैश ए जो है वो तुम्हारे पास एफ बी डैश सी से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको देखूं तो ये वाला फोर्स जो है इससे ज्यादा हो गया। जब ये वाला फोर्स इससे ज्यादा हो गया तो इसे भगा ले जाएगा, है ना, इसे डिस्टर्ब किए चला जाएगा। तो इसने कहा कि इट विल मूव अवे, इट विल मूव अवे, ये दूर चला जाएगा। ये दूर चला जाएगा तो कैसा कहलाएगा, अनस्टेबल कहलाएगा। ठीक है, ये अनस्टेबल कहलाएगा। अब अगर ये अनस्टेबल कहलाएगा तो हो गया क्लियर हिसाब किताब। ठीक है, ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो इसका आंसर बनेगा सी। अब मुद्दा ये है कि क्या बी नहीं बनेगा? नहीं, बी बनेगा ना, इसमें बोला है नन ऑफ बी नहीं बनेगा क्या? नन ऑफ द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। बी में क्या है कि कह रहा है कोई भी चार्जेस इक्विलिब्रियम पे नहीं है। भैया सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम पे हैं, इनिशियली सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम पे ही हैं। जब डिस्टर्ब कर रहे हैं तब जाके उसकी स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी के बारे में पता लगेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल हो जाएगा। इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नंबर सी आएगा। अब भले ही आपको इसकी एनालिसिस काफी लंबी लग रही हो, तो इसकी एनालिसिस इतनी लंबी होती ही है। बस ये है कि जब आप बुक्स वगैरह में देखते हो तो वहां पे थ्योरेटिकली ये बात लिख देते हैं और उस पार्ट को वहीं पे अंत कर देते हैं, इसलिए ऐसा आपको लगता है। ठीक है, तो ये पार्ट 1 मैंने सॉल्व किया, पार्ट नंबर 2 का आएगा, उसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे।